नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हो? अगर देने वाले हो तो साइंस के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लो, क्योंकि 100% यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए इस वीडियो को देखकर, पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन को आपको रट जाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और आप लोग एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से रट जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आप सबको हमेशा याद रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत मतलब कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, अनंत होता है, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु के आकार का यानी कि वस्तु के समान बने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरा का। वक्रता केंद्र पर अगर आप लोग रखते हो अवतल दर्पण के सामने, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो वास्तविक बनेगा और साथ में उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, इस बार एकदम पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण में सबको पता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक मतलब कि सीधा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया गया है सीधा एवं आवर्धित। तो आप लोग का आंसर ए नंबर नहीं होगा, आवर्धित नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आप लोग का आंसर होगा सीधा एवं हरासित। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखना। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो ना, एग्ज़ाम तो देने ही वाले हो 2025 में, लेकिन आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाया है तो टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम में 100% एकदम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लड़ने वाला मेरे पास है क्वेश्चन। आप लोग अगर लेना चाहते हो तो मात्र 199 रुपये में मैं दे रहा हूँ, आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि 2024 में मैंने दिया था और उसी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से लड़के पढ़कर ना एकदम 400 400 468 नंबर लाए थे। तो आप लोग भी ला सकते हो। यह है मेरा मोबाइल नंबर, अगर किसी को लेना है तो इससे हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, बस आप लोग पेमेंट कर देना पे फ़ोन या गूगल पे के माध्यम से, और हमसे अपना PDF ले लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप लोगों को PDF सेंड कर देंगे। अगर आपके पास पेमेंट करने की सुविधा नहीं है तो किसी से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमसे ही ले लेना बात करके। ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये तो क्वेश्चन गजब का है दोस्तों, एकदम 100% आएगा। नहीं आएगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। एकदम 100% क्वेश्चन आएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये देखिए कितना बार पूछा गया, पूछते पूछते गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है अग्रदीप के रूप में, लेकिन वही पश्य दृश्य के रूप में कहेगा ना तो उत्तल का प्रयोग होगा। देखिए 7 नंबर वही क्वेश्चन पूछा है कि किस दर्पण का उपयोग पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ना जब भी कोई गाड़ी चलाता है ना तो छोटे से आईने में पीछे की सारी वस्तुएं को, सारे वाहनों को आराम से देख लेता है, इसलिए आंसर ए नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक ली जाती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी आपका होगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा, समतल का फोकस दूरी अनंत होगा और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। ओके, तो याद रखना, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 9 का। अब दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, अगर ऋणात्मक आवर्धन हो तो उसका प्रतिबिंब का जो प्रकृति बनेगा वो कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 18 में ही नहीं, ये क्वेश्चन 8 बार पूछा गया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक ही बार शो किया है।
ठीक है ना। ये मेरी बात सुनिए, ये 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिस दिन दोस्तों बीबीडी गाइड आएगा ना मार्केट में, बीबीडी गाइड, तो मैं खरीदूंगा, 500 रुपये का मिलेगा, 450 का, 500 का मैं खरीदूंगा। पैसा आप लोग मत लगाना, मैं खरीदूंगा और पूरा आप लोगों को बीबीडी गाइड का तैयारी करा दूंगा। एकदम 450 नंबर लाना है तो लाना है, ठीक है ना। मैं तैयारी कराऊंगा बीबीडी गाइड का, बस इंतजार है और कुछ दिनों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर आप पता है क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए छोटे सभी वस्तुओं को देखने के लिए ना हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि वो बड़ा दिखे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि एक अवतल दर्पण के माध्यम से किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की ज़रूरत है। प्रयोगकर्ता को क्या मापने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ के बीच की दूरी मापने की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको दोस्त मापने की ज़रूरत पड़ेगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी मापने की ज़रूरत पड़ेगा। आंसर आप लोगों का सी नंबर नहीं बी नंबर होगा, ठीक है ना। 12 का क्या आंसर मिलेगा, नहीं 12 का सी होगा, दोनों हो जाएगा ना। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो दोस्तों भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 32 सेंटीमीटर है। मतलब कि देखो एक फार्मूला होता है, मतलब कि दर्पण की फोकस दूरी होता है, पता है क्या, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल है। अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी निकलेगा ना तो प्लस में निकलेगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। अगर यहाँ पर दर्पण अवतल रहता है ना तो वही आपका फोकस दूरी माइनस में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, प्लस में आएगा। तो R का मान कितना है, 32 है ना, तो 32 ऊपर रख दीजिए, 2 नीचे रख दीजिए, कट जाएगा 16 बार में। तो 16 प्लस वाले पर टिक लगाइएगा। देखिए सी नंबर में 16 प्लस में है ना, तो इस पर टिक लगाइएगा, नहीं तो ये मत करिएगा कि सर जी -16 पर टिक लगा दे। -16 पर तब टिक लगाइएगा जब अवतल दर्पण का है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हजामत के लिए दोस्तों, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने में, उसी को ना बोलते हैं हजामत बनाना। तो यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा कभी ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। F बराबर R/2। अब ये ने बताया F बराबर क्या होता है, R/2। यार कहीं नहीं दिया है, फार्मूला होता है, देखो फार्मूला होता है F बराबर R/2। अगर दिया होगा ठीक है, नहीं दिया होगा ना तो 2F में गुणा कर दीजिए, 2 में F में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना तो 2F हो जाएगा और बराबर में आपका R हो जाएगा। तो ये भी तो दिया होगा ना, तो ये भी तो सही हो सकता है ना, क्यों नहीं, बिल्कुल सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है R बराबर 2F। तो अगर हम वहाँ से F का मान निकालते हैं तो फिर R/2 मिल तो ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है ना कि अगर इसी रूप में देगा तो वही टिक लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग रट लेते हो, कोई बताता नहीं है कि आपको इस तरीके से भी आ सकता है एग्जाम में। लेकिन मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए मेरे लाडू, ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी मतलब कि काल्पनिक, सीधा तथा बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल आपका जवाब मिल जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। आंसर आप लोग का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में सदैव सीधा होता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, या तो उत्तल हो सकता है या तो समतल हो सकता है, क्योंकि समतल में हमेशा प्रतिबिंब मतलब उल्टा सीधा ही बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है, और उत्तल में भी हमेशा सीधा यानी कि काल्पनिक बनता है। तो आंसर आपका दोनों हो सकता है, समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि समतल उत्तल दोनों में कहीं भी रखो आप वस्तु को, उसका प्रतिबिंब सदैव आपका सीधा यानी कि काल्पनिक बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर वस्तु से सबसे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना तो वो दर्पण आपका उत्तल होता है, लेकिन अगर बड़ा प्राप्त होना बड़ा, तो बड़ा के लिए आपका अवतल दर्पण होगा, और छोटा के लिए कौन सा होगा, तो दोस्तों छोटा के लिए आपका उत्तल दर्पण होगा, ये वाला आपका दर्पण होगा। ओके, तो 21 का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको अच्छे से एकदम रट जाना है, एकदम पूरा रट जाना है। जो लोग याद कर लिए होंगे कमेंट
करके ज़रूर बताना सर मैंने पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट लिया है। आपने रट लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।